हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप ऑनलाइन। तो यार आज अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस। और लीनियर इक्वेशन का जैसा कि आप जानते हो कि इट्स अ पार्ट ऑफ एल्जेब्रा। एल्जेब्रा का पार्ट है। हम एक चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल्स। आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं एल्जेब्रा का ही, दैट इज लीनियर इक्वेशन। एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर, एल्जेब्रा का सेकंड चैप्टर कह सकते हो आप इसको तरीके से, लीनियर इक्वेशन जो है। तो लीनियर इक्वेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? पहले तो ये सुना को बताया था कि एल्जेब्रा अराउंड 14 to 15 मार्क्स एग्जाम में आता है। तो लीनियर इक्वेशन के चांसेस हैं एग्जाम में आने के अराउंड 6 मार्क्स के। अब 6 मार्क्स का अगर ये एग्जाम में आता है, लाइक 5 मार्क्स का पॉलिनोमियल आ रहा है, 6 मार्क्स का ये आ रहा है, 4 मार्क्स का अगर आपका क्वाड्रेटिक आता है, तो उस अकॉर्डिंग वेटेज को आप जज कर सकते हो कि आराम से 14 to 15 मार्क्स का ये बैठ जाता है। लीनियर इक्वेशन के चांसेस पूरे चांसेस हैं एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर 5 to 6 मार्क्स के आने के। तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, थोड़ा ध्यान से समझना और आपको बड़े आराम समझ में आएगी सारी की सारी चीजें। लीनियर इक्वेशन की स्टार्टिंग करते हैं हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन से, कि इसके अंदर आने क्या वाला है ना। बहुत सिंपल चीज है। लीनियर इक्वेशन के अंदर सबसे पहले आपके सामने आएंगे लीनियर इक्वेशन क्या होती है। पहली बात तो हम ये समझेंगे। दूसरा फिर हम ये समझेंगे कि ये ग्राफ जो है, इसमें ग्राफ वाला पार्ट भी है। तो ग्राफ वाला पार्ट क्या सीन है, ग्राफ का क्या सीन है, हम ग्राफ वाले पार्ट को समझेंगे। ग्राफ कैसे कैसे बनेंगे, इसमें ग्राफ बनाने के क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखना। तो हम ग्राफ वाला पार्ट पढ़ेंगे बिकॉज एनसीईआरटी से ग्राफ ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कट गया है, सिर्फ लीनियर इक्वेशन का बचा है। क्योंकि चैप्टर 14 में ग्राफ आया करता था हर बार बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, लेकिन इस बार चैप्टर 14 से ग्राफ नहीं आ रहा है, वो क्यों काट दिया गया है। तो पूरे चांसेस है लीनियर इक्वेशन के आने के, लीनियर इक्वेशन से ग्राफ के आने के पूरे चांसेस हैं। तो उस अकॉर्डिंग मैं आपसे कह रहा हूं कि जो लीनियर इक्वेशन है उसके अंदर हम ग्राफ को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन, जो बेसिक इंट्रोडक्शन है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, उस अकॉर्डिंग सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से ही। तो सब ध्यान से समझना और बहुत ईजी समझना आप सबके लिए, तो टफ नहीं है। What is the meaning of linear equation? हम सब ने चैप्टर 2 के अंदर लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल से ही इक्वेशन बनती है। इक्वेशन में एक वर्ड आ रहा है दैट इज इक्वेट। जब हम किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वेट करते हैं किसी अदर इक्वेशन वैल्यू या किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू से, तो आपके पास वो जो पॉलिनोमियल था वो अब कन्वर्ट हो चुका होता है किसमें, इक्वेशन में। तो बेसिकली अगर मैं जनरल बात करूं तो आप ये कह सकते हो कि जब किसी पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करते हैं, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एन इक्वेशन। वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो मैं आपको समझाना चाहता हूं बहुत ही सिंपल सी बात है कि पॉलिनोमियल से ही इक्वेशन ड्राइव होती है। ये पॉलिनोमियल आपके सामने, अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो इट बिकम्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो सिमिलरली मैं ऐसी एक इक्वेशन बनाऊंगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। आप समझ सकते हो कि लीनियर बोला है, इसका मतलब वेरिएबल्स की पावर तो हमेशा वन ही होगी, बट नंबर ऑफ वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग उसमें वेरिएबल्स आएंगे। अगर मैंने बोला 2 वेरिएबल तो वेरिएबल 2 आएंगे, एक्स और वाई। अगर मैंने बोला 1 वेरिएबल तो वेरिएबल एक ही आएगा, एक्स। तो आप समझ सकते हो बात को बड़े आराम से। जो आपको समझाना चाहता हूं वो बहुत एकदम क्लियर सी बात है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है। क्या इस तरीके से मैं और भी ज्यादा वेरिएबल्स बना सकते हैं? बिल्कुल, आप लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल बनाओ, 4 बनाओ, 5 बनाओ, 7 बनाओ, 8 बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा जो चैप्टर 3 है उसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी कि इस बार लीनियर इक्वेशन जो है वो एक नहीं आएगी, वो 2 आएगी। 9th क्लास के अंदर यही चैप्टर आया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लेकिन वहां पर इक्वेशन सिर्फ एक ही थी। और हमारे इस वाले पार्ट के अंदर लीनियर इक्वेशन जो है, इसके अंदर लीनियर इक्वेशन भी 2 होंगी। वेरिएबल तो 2 है ही, लेकिन इस बार लीनियर इक्वेशन का भी पेयर होगा। तो यानी कि आपके सामने 2 इक्वेशंस होंगी। लेकिन पहले उस तक पहुंचने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा इनके बारे में कि जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं ये हमेशा, देखो, दिस इज कॉल्ड एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा तो हमेशा ध्यान रखना, एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट अ लाइन। एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट अ लाइन। सारी की सारी लीनियर इक्वेशंस एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि ये लीनियर इक्वेशन है, इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये 100% श्योर है। अगर आप इसका भी ग्राफ बनाओगे तो एक लाइन ही बनेगी, 100% श्योर है। मैं आपको सारी की सारी बातें करके दिखाऊंगा, आप चिंता मत करना। जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें आपको सब कुछ बताऊंगा कि ग्राफ कैसे बनता है। अभी आप सिर्फ इतनी सी बात समझो कि अगर आप इस इक्वेशन को ग्राफिकली प्रेजेंट करोगे तो उसकी एक लाइन बनेगी। और आप जानते हो कि लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो वो जो पॉइंट्स लाइन के ऊपर आते हैं ना, ऑल दीज पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स है हमारे सामने जो लाइन के ऊपर आ रहे हैं, आपको पता है कि इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं।
ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हमारे सामने लाइन के ऊपर आए हैं, लाइक दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट्स हमारे सामने आ रहे हैं, मैंने 4 मार्क किए हैं। ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, मैं सारे पॉइंट्स तो मार्क कर नहीं सकता, जानते हो बहुत पास 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 पॉइंट्स होते हैं। और वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हमारे पास एकदम पास 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 बने हुए हैं, इन सारे के सारे पॉइंट्स जब कलेक्ट करते हैं तो लाइन बन जाती है। एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स आते हैं, और लाइन पे आने वाला हर पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑफ लाइन, every point on line is a solution of our equation. अगर इसका ग्राफ ये लाइन है तो इस पे आने वाला हर पॉइंट इसका सोल्यूशन होगा, ध्यान रखना। और इसीलिए अगर मैं एक सिंगल लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल लीनियर इक्वेशन, मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर ही नहीं रहा, मैं बात कर रहा हूं एक अकेली लीनियर इक्वेशन की। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि एक अकेली लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सॉल्यूशंस किसको बोलते हैं? यहां पर सॉल्यूशंस का मतलब है एक्स और वाई की वो वैल्यू जिनको जब मैं यहां पे पुट करूं तो इस पूरी की पूरी इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। एक ऐसी वैल्यू एक्स और वाई की जिसको हम यहां पुट करें तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो इसके अकेले के कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और ध्यान रखना, ये जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है ये क्यों पॉसिबल है? बिकॉज एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स आते हैं, इस लाइन पे आने वाला हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। तो देखो साइकिल बन रही है, इसका ग्राफ लाइन बनता है, लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स आते हैं, लाइन पे आने वाला हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन होता है, इसलिए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। दोबारा सुन लो, इसका ग्राफ एक लाइन बनती है, लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स आते हैं, लाइन पे आने वाला हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन है, और इसीलिए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। ये एक सिंगल लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं। अब अगर मैं बात करूंगा आपसे कि मेरे पास सपोज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूं, तो आपको लिखवा रहा हूं, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ध्यान से सुनना। नंबर 1 इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशंस आपके सामने है, ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है और ये सेकंड लीनियर इक्वेशन है। ध्यान रखना, दिस इज द फर्स्ट एंड सेकंड लीनियर इक्वेशन। ये दो लीनियर इक्वेशन आपके पास है। आप जानते हो कि इसका भी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनती है और इसका ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन बनती है। आपने दोनों के ग्राफ बनाए, आपको पता है कि आज अगर आप एक सेम कार्टेशियन प्लेन में, यानी कि एक आप सेम 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर अगर आप दो लाइंस को ड्रॉ करते हो, मान लो ये आपका ग्राफ है, अब इसमें आपको दो लाइंस ड्रॉ करनी है, एक लाइन आपकी ऐसे ड्रॉ हो रही है और एक लाइन आपकी इस तरीके से ड्रॉ हो रही है। तो ये जो लाइंस आपने ड्रॉ करी है, एक लाइन ऊपर वाली इक्वेशन की मान लो और दूसरी लाइन सेकंड वाली इक्वेशन की मान लो, तो इनकी लाइंस तो ग्राफ में कैसे भी पास हो सकती है ना। तो आपने दिमाग पर जोर डाल के सोचा कि लीनियर इक्वेशन के जो ग्राफ बनेंगे, जैसे मान लो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनकी दो लाइंस ग्राफ पे आएगी, तो आप ये सोचकर बताओ मुझे कि इनकी जो लाइंस बनेंगी वो पॉसिबली कितने तरीके से कार्टेशियन प्लेन में प्लेस हो सकती हैं। लाइक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए निकलेगी, लाइन एक दूसरे के पैरेलल जा सकती है, इसके अलावा और भी कोई पॉसिबिलिटी है? आप बोल सकते हो कि सर लाइन एक दूसरे के ऊपर आ सकती है, यानी कि एक दूसरे को ओवरलैप कर सकती है। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। दो लीनियर इक्वेशंस हैं, उनके अंदर अगर लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, दैट इज पॉसिबल, ये बिल्कुल पॉसिबल है। लाइंस इंटरसेक्ट कर सकती हैं, लाइंस पैरेलल जा सकती हैं, लाइंस एक दूसरे को कोइंसाइड कर सकती हैं। इन तीन केसेस के अलावा कोई फोर्थ केस है क्या हमारे पास? तो मैं इसी अकॉर्डिंग प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा, थोड़ा ध्यान से समझना। आपने इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाया, ग्राफ बन रहा है इंटरसेक्टिंग ग्राफ। ग्राफ कैसा बन रहा है? इंटरसेक्टिंग ग्राफ बन रहा है। तो मेरी बात जरा ध्यान से समझना और मुझे उसका आंसर देना। आज आपके पास दो लाइंस है, दोनों की दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए निकल रही है। दो लाइंस है, दोनों के दोनों एक दूसरे को क्या करते हुए निकल रही है? इंटरसेक्ट करते हुए निकल रही है। तो एक तो फर्स्ट कंडीशन हो गई कि लाइंस इंटरसेक्ट कर सकती हैं। दूसरी कंडीशन, लाइन एक दूसरे के पैरेलल जा रही है, तो लाइंस पैरेलल जा रही है, सेकंड कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन, लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर सकती है, लाइन एक के ऊपर एक बन सकती है, एक ये कंडीशन हो गई। इसके अलावा कार्टेशियन प्लेन में लाइन और कैसे हो सकती है? आप बोलोगे सर लाइंस पैरेलल है तो नॉन पैरेलल भी हो सकती है। अरे जो लाइंस नॉन पैरेलल है वो आ तो गई इंटरसेक्टिंग के अंदर।
जब लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है इसका मतलब वो नॉन पैरेलल है। दो लाइंस आप इस बोर्ड पे ड्रॉ करो, आपने एक लाइन तो यहां ड्रॉ कर दी और एक लाइन आपने यहां ड्रॉ करी है ऐसे, क्या ये लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी? ये मेरी गारंटी है, ये 100% इंटरसेक्ट करेगी। आप इसको इंडेफिनेटली कितने बढ़ा सकते हो, इसको इंडेफिनेटली कितने बढ़ा सकते हो, आप इसको बढ़ाते जाओ, इसको बढ़ाते जाओ, आगे चल के ये जरूर इंटरसेक्ट करेंगी क्योंकि ये नॉन पैरेलल लाइंस है। तो सेम प्लेन में बनी हुई नॉन पैरेलल लाइंस हमेशा इंटरसेक्ट करती ही करती है, ध्यान रखना। और जो सेम प्लेन में पैरेलल लाइंस बनती है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, ये तो दिया मैंने आपको ग्राफ के बारे में नॉलेज की, 3 टाइप की पॉसिबिलिटी है। अब आप थोड़ा ध्यान से इस बात को समझना कि जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात होती है तो अगर मैंने आपसे पूछा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ इक्वेशन, आपको इस पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन का मतलब होता है वो पॉइंट जो दोनों लाइंस में कॉमन आता है। आज आप समझ सकते हो कि इंटरसेक्टिंग ग्राफ के अंदर इसके सारे पॉइंट और इसके सारे पॉइंट अलग अलग हैं, सिर्फ ये एक इकलौता पॉइंट ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। ये अकेला पॉइंट ऐसा है जो दोनों की दोनों लाइंस पे कॉमन है और इसीलिए उसको हम इसका सॉल्यूशन बोलेंगे। और हम ये कह सकते हैं कि अगर इन दोनों का ग्राफ इंटरसेक्टिंग बनेगा तो इन दोनों के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक ही होगा क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक ही है। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात होती है तो सॉल्यूशन हम किसको कहते हैं? जो पॉइंट दोनों में कॉमन होता है, वो पॉइंट जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। ध्यान रखना, ये मैंने आपको सॉल्यूशन को ग्राफिकली देखना सिखाया है इंटरसेक्टिंग ग्राफ में, क्योंकि ग्राफ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इसीलिए हम उसमें बोलेंगे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एक ही है। अब अगर बात करेंगे पैरेलल ग्राफ की, कोइंसिडेंट ग्राफ की, तो कैसे कैसे क्या क्या सीन बनेगा, तो थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं आपको सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर तरीके से। तो आप एक टेबल बनाओ सबसे पहले। ऊपर मैंने इक्वेशन को लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। और आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं, नॉर्मली सिर्फ इतना सा मेंशन किया है यहां पर इस तरीके से। इन केस 1 जब ग्राफ कैसा बनेगा, जब ग्राफ, यहां लिखा हूं ग्राफ के बारे में, ठीक है, जब ग्राफ कैसा बनेगा, जब ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग। जब ग्राफ इंटरसेक्टिंग बनेगा तो उस केस में क्या कंडीशन आएंगी? आप बोलेंगे सर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये जो कंडीशन है ये आपकी हेल्प करेगी दो इक्वेशंस को डायरेक्टली देखकर आप जज कर सकते हो। दो इक्वेशंस आपके सामने हैं, उन दोनों इक्वेशन को आप डायरेक्टली देखकर ये दिमाग लगा सकते हो कि यस, इन दोनों इक्वेशंस को देखकर ही बता दोगे, आपको ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप देखकर ही आंसर दे दोगे कि इनका ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा। कैसे? आपके सामने इक्वेशंस हो गया, फटाफट चेक करना, a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आ रहा होगा तो आप बोल सकते हो कि इनका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा। इस पे बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस हम करेंगे, हम डिस्कस भी करेंगे और बड़े आराम से उन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम बहुत आराम से कर लेंगे। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको बता दूंगा किस टाइप के क्वेश्चंस इस पे हैं जो आपको बुक में से खुद से करने हैं। वो क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, मैं आपको वैसे एग्जाम्पल्स दूंगा, आप चिंता मत करना, लेकिन आप लोग सब उन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे जो मैं आपको बुक के अंदर मार्क करूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी सब जब भी मैं पढ़ा रहा होता हूं उस टाइम आप एनसीईआरटी अपने साथ लेकर बैठा करो, क्योंकि हम लोग फाइनली पूरा एक्सप्लेन करने के बाद एनसीईआरटी पे जाएंगे ही। एनसीईआरटी तो हमें सबसे पहले करना है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग फटाफट से कंडीशन 1 को देखो। इसमें आपको ग्राफ दे रखा है, ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग। इस ग्राफ को बिना बनाए पता करने का कोई तरीका, यह सब ऐसे बना सकते हैं। और यहां पे हम बात करेंगे इनके सॉल्यूशंस की। तो सॉल्यूशंस की बात करते हैं। टेबल 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, सॉल्यूशन, ग्राफ और कंडीशन। ये इंटरसेक्टिंग ग्राफ की कंडीशन है। ऐसे केस के अंदर सॉल्यूशंस के बारे में आप क्या बोलोगे? आपने कहा सर क्योंकि सॉल्यूशन एक ही आ रहा है, तो हम बोलेंगे ओनली वन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसमें? ओनली वन सॉल्यूशन। इसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, ध्यान रखना। और हम कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोल सकते हैं? यूनिक सॉल्यूशन, ध्यान रखना। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। अब अगर मान लो कि आपका ग्राफ जो है वो ऐसे पैरेलल बन गया, ग्राफ कैसा बन रहा है? ग्राफ पैरेलल बन रहा है। अगर ग्राफ आपका पैरेलल बन रहा है तो ऐसे केस में जो अभी कंडीशन होगी वो क्या होगी? a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2।
ये आपकी कंडीशन होगी, ध्यान रखना। दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। अगर आपने किसी दो इक्वेशंस में ये ऑब्जर्व किया कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल ग्राफ बनेगा। ग्राफ बनाकर देखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने आपसे पूछा कि बताओ इन इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप तुरंत आंसर दे सकते हो कंडीशंस की हेल्प से, इसलिए कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताओ कि पैरेलल ग्राफ में क्या लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट करती हैं? जब लाइंस कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो क्या उन दोनों लाइंस में कोई भी कॉमन पॉइंट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इसके पॉइंट अपने अलग चल रहे हैं, इसके पॉइंट अपने अलग चल रहे हैं। जब ये लाइंस आपस में कभी इंटरसेक्ट करेंगी नहीं तो इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, और कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा तो यहां पे सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं हम लोग? नो सॉल्यूशन। ध्यान रखना, यानी कि यहां पर सॉल्यूशन पॉसिबल है ही नहीं। बात करते थर्ड पार्ट की। जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आए और इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 आए, ऐसे केस के अंदर जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? को इंसिडेंट बनता है। कहने का मतलब है कि एक ग्राफ की लाइन दूसरी ग्राफ के ऊपर ही लाई करेगी। बेसिकली उनके सारे के सारे पॉइंट्स ही क्या होंगे? कॉमन होंगे। आप ये कह सकते हो कि मान लो दिस इज द लाइन ऑफ, ये हमारी लाइन है किसी एक इक्वेशन की, और जो ब्लू कलर से मार्क की हुई वो लाइन है हमारी दूसरी इक्वेशन की। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि दोनों की दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है, और कोइंसाइड तब करती हैं जब सारे के सारे पॉइंट्स ही उनमें कॉमन हो। यानी कि रेड वाली लाइन के सारे पॉइंट्स ब्लू वाली लाइन के सारे पॉइंट्स के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि हर पॉइंट दोनों के अंदर कॉमन है। आप इस लाइन को आगे बढ़ाओगे पूरा ओवरलैप कर लेगी, पीछे बढ़ाओगे पूरा का पूरा ओवरलैप कर लेगी। तो आप समझ सकते हो कि इस ग्राफ को बोलते हैं, इसको बोलते हैं को इंसिडेंट ग्राफ। क्या बोलते हैं? को इंसिडेंट ग्राफ। इसको बोलेंगे पैरेलल ग्राफ, इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग ग्राफ। ठीक है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ, पैरेलल ग्राफ, को इंसिडेंट ग्राफ। और यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जैसा कि आप सब जानते हो कि उधर तो हर पॉइंट ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। यार वहां पर हर पॉइंट ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि क्या उसके ऊपर आने वाला हर पॉइंट इनका सोल्यूशन होगा या नहीं होगा? क्योंकि अगर मान लो मैं यहां पर एक पॉइंट माना हूं, हियर इज अ पॉइंट, यहां पे एक पॉइंट है, यहां 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 एक पॉइंट है। ये सारे के सारे पॉइंट इन सब में कॉमन है। तो आप ये कह सकते हो ना कि इनका जो नंबर, इनके जो सॉल्यूशंस होंगे वो कितने होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। रीजन क्या है? क्योंकि हम नहीं काउंट कर सकते नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं। एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स आते हैं, और लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं, और यहाँ पे हर पॉइंट ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो आप क्या बोलोगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इसका ध्यान रखना। और आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, इसकी कंडीशन है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको लर्न करनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया है। इसको सब याद कर लेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको क्लास में बैठे बैठे अभी ही याद कर लेंगे, तुरंत फटाफट से। इसको याद करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, और सबसे पहले चलेंगे एक्सरसाइज 3.2 के ऊपर। एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 की बात करते हैं, और उसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की और क्वेश्चन नंबर 3 की, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन ही काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी कुछ पार्ट्स गिवन है, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी कुछ पार्ट्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में तो वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ इनमें से किस इक्वेशन के ग्राफ इंटरसेक्टिंग होंगे, पैरेलल होंगे, या को इंसिडेंट होंगे। तो बेसिकली वो यहां पर आपको इक्वेशन देकर ग्राफ के बारे में भी पूछ सकता है, सॉल्यूशन के बारे में भी पूछ सकता है। सॉल्यूशन में एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जिस इक्वेशंस में सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं, यानी कि 3 कंडीशन में से 2 जगह ऐसी है जहां पर सॉल्यूशंस पॉसिबल थे, जैसे कि यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ये 2 जगह ऐसी है जहां पर सॉल्यूशन 100% मिल ही रहा है हमें। जैसे कि यहां पर भी आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, भले ही एक मिल रहा है पर मिल तो रहा है। यहां पे इनफाइनाइट मिल रहा है लेकिन मिल तो रहा है, यहां पे तो सॉल्यूशन था ही नहीं। तो जहां सॉल्यूशन मिलता है वहां पर हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। अलग से लिखवा रहा हूं कंसिस्टेंट, और ये भी क्या है? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ये होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, समझ गए? इनकंसिस्टेंट वहां बोलेंगे जहां सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होते, और कंसिस्टेंट वहां बोलेंगे जहां सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं, चाहे एक हो या इनफाइनाइट हो, लेकिन वहां हम बोलेंगे। ध्यान रखना, इस बात का आपको क्लियर है ना अच्छी तरीके से।
आगे चलते हैं, यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने आपसे पूछा, आप चाहो तो अपनी एनसीईआरटी में पढ़ सकते हो। उसमें लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई इन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसमें 4 पार्ट दे रखे हैं आपको या 3 पार्ट दे रखे होंगे, उनमें से आपको बोला गया है कि फाइंड, आपको बताना है आइडेंटिफाई विच पेयर ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट इंटरसेक्टिंग ग्राफ, पैरेलल ग्राफ और कोइंसिडेंट ग्राफ। तो हम लोग बड़े आराम से बता सकते हैं। सबसे पहले मान लो मैं आपको एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं, वो आप क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट खुद से, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट खुद से ही करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले एग्जांपल दूंगा, उसको ध्यान से समझना। आपको इक्वेशन मिली 3x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है इस टाइप से 3x प्लस 5y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। आपने कहा कि a1 अपॉन a2 का मतलब है 3/3, क्योंकि ये a1 है और ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है और ये c2 है। आंसर आ रहा है 1। b1 अपॉन b2 की वैल्यू आ रही है 1/5। आप ऑब्जर्व करते हो कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है। जब आपने इसको लिखा यहां पर, तो आप समझ जाओ कि यहां पर ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा। अगर वो ग्राफ की जगह आपसे पूछता कि बताओ इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, तो आप बोलते इसके सॉल्यूशंस होंगे यूनिक सॉल्यूशंस। अगर वो आपसे पूछता कि बताओ ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो आप क्या बोलते हैं, इनको कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो आपकी पूरी की पूरी तीनों बातें इस एक ही चीज पर डिपेंड करती है, कंडीशन आपकी कौन सी लग रही है। जो कंडीशन लग रही है उस अकॉर्डिंग आंसर दे दो। तो ग्राफ याद करना भी जरूरी है, सॉल्यूशन कितने हैं ये भी याद करना जरूरी है, और सॉल्यूशन कैसे हैं, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये याद करना भी जरूरी है। तो आपको ये सारी बातें आपके दिमाग में अच्छी तरीके से फिट हो जानी चाहिए, ध्यान रखना। तो ऐसे क्वेश्चंस वो आपसे पूछेगा। अब मान लो क्वेश्चन नंबर 3 को मैं थोड़ी देर के लिए हटाता हूं यहां से। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद मैं आपको एग्जांपल, एक क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे आपको इक्वेशंस मिलेगी और आपको चेक करके बताना होगा कि इनके ग्राफ कैसे बन रहे हैं। इक्वेशन कुछ इस टाइप की है, और दूसरी इक्वेशन कुछ ऐसी है। ठीक है, अब जब इक्वेशन आपके सामने कुछ इस तरीके से इम्प्रॉपर सी आए, तो आपका सबसे पहला काम है इसको एलसीएम लेकर नॉर्मल बनाना। एलसीएम आएगा 6, यहां पे हो जाएगा 9x, यहां पे आएगा प्लस 2y और यहां पे आ जाएगा प्लस 6, इक्वल टू में कितना आएगा 0। सबको एलसीएम लेना तो आता होगा। 9x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। यह आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन को आपने इस तरीके से चेंज कर लिया। यह आपकी सेकंड इक्वेशन थी ही। अब आपको कंडीशंस लगानी है, आपने a1 अपॉन a2 लगाया, तो आप कह सकते हो a1 अपॉन a2 आएगा 2/9। हम बात करते हैं b1 अपॉन b2 की। b1 अपॉन b2 कितना आएगा -8/2, यानी कि कितना आ गया -4। आप यही समझ जाओ कि आपका a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसके सॉल्यूशंस, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा। मुझे मेनली आपको इस इक्वेशन की नॉलेज देनी है, ध्यान रखना ये इक्वेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर इस टाइप से इक्वेशन आए तो आप उसको रिड्यूस कर लो सिंपलेस्ट फॉर्म में एलसीएम लेकर। जहां कहीं भी आए, आगे चल के कहीं आ गई तो आप इस तरीके से रिड्यूस करेंगे, ध्यान रखना ये आपका सबसे पहला काम है। आगे चलते हैं, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है कि आपको इक्वेशंस देकर वो पूछ रहा है चेक करके बताओ कि ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो बेसिकली बात तो कंडीशंस पे आके अटक गई, क्योंकि आपको चेक करने के लिए कंडीशंस चेक करनी पड़ेगी कि कौन से अप्लाई हो रही है। सपोज आपको इक्वेशन मिली इस बार 6x माइनस 8y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन आपको मिल रही है कुछ इस तरीके से 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। आपको दो इक्वेशंस मिल गई, आपको इन दोनों इक्वेशंस में चेक करके बताना है कि कंडीशन कौन सी अप्लाई हो रही है। तो आपने निकाला सबसे पहले a1 अपॉन a2। a1 अपॉन a2 आएगा 6/3 यानी कि 2। आपने निकाला b1 अपॉन b2। b1 अपॉन b2 कितना आएगा -8 अपॉन -4 यानी कि आंसर आएगा फिर से 2। आपका a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल आ रहा है। आपने c1 अपॉन c2 निकाला, दैट विल बी इक्वल टू 7/5 आ रहा है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, ये C1 और C2 की वैल्यू हमेशा इक्वल टू के इधर लाकर ही पुट करनी होती है। अगर 7 उधर लिखा होता तो मैं इधर लाके लिखता तो वो -7 आता फिर। तो ध्यान रखना कि आपके पास वैल्यू इक्वल टू के इधर होगी, उसके बाद ही आप C1 C2 की वैल्यू जज करोगे। या आप में ये बात की समझ आप में होनी चाहिए, ध्यान रखना। आपने a1 अपॉन a2 निकाला, b1 अपॉन b2 निकाला, क्योंकि वो इक्वल आए इसीलिए आप थर्ड पे गए।
अगर ये दोनों अनइक्वल आते तो मैं थर्ड को चेक करता भी नहीं। आपके दिमाग में सवाल हो रहा होगा कि सर अगर मान लो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है बट इक्वल टू c1/c2 है, तो आपको वहां तक पहुंचने के लिए बोला ही किसने? आप a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 करने और डायरेक्ट बोल दो कि वो यूनिक सॉल्यूशन है। अगर c1/c2 इक्वल आ भी रहा है तो भी आप क्या लिखोगे? यूनिक सॉल्यूशन है, ध्यान रखना, उसके अलावा आपको कुछ और नहीं लिखना है। अब हम बात करते हैं यहां पर, आप मेंशन करोगे कि सर हियर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो हम यहां पर बिल्कुल कह सकते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशंस होंगे वो इनकंसिस्टेंट होंगे। इनकंसिस्टेंट क्यों होंगे? क्योंकि आपको मैंने अच्छे से लिखवाया था कि जब नो सॉल्यूशंस आते हैं तो सॉल्यूशंस कैसे होते हैं? इनकंसिस्टेंट होते हैं। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों बिल्कुल सेम है, बिकॉज दोनों के दोनों कंडीशन पे बेस्ड है। लेकिन जब दोनों के दोनों सॉल्यूशंस कंडीशन पे बेस्ड हैं, लेकिन दोनों के अंदर जो बातें पूछी गई है वो अलग अलग है। एक में ग्राफ के लिए पूछा गया है, एक में कंसिस्टेंसी के बारे में पूछा गया है। तो आप ध्यान रखना कि दोनों का तरीका तो एक ही है, कंडीशन निकाल कर ही आप जज करोगे, लेकिन थोड़ा वर्ड्स का ध्यान रखना कि उसने पूछा क्या है। अगर ग्राफ पूछा तो ग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर दो, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछा तो उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। यही बात समझ में? अब मैं आपको ग्राफ पे ले जाने से पहले कुछ और चीजें बताना चाहता हूं, जो कि देखो इस चैप्टर को कराने का मेरा अपना तरीका है, और अगर आप इस तरीके से करते हो तो इस चैप्टर पे आपकी कमांड बड़ी जबरदस्त हो सकती है। और इसीलिए मैं आपको उस पॉइंट तक ले जाने से पहले ये चाहता हूं कि आप लोग सब अच्छे तरीके से इस बात को समझो कि मैं आपको जो चीजें सिखा रहा हूं उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। आपको कुछ सोचना नहीं, आपको सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि यह आदमी करा रहा है तो बिल्कुल सही करा रहा है। ठीक है, अब आप लोग फटाफट से अपने पेज के ऊपर हेडिंग लिखो, मेथड टू फाइंड सॉल्यूशंस। मेथड टू फाइंड सॉल्यूशंस, फटाफट से आप लोग अपने पेज के ऊपर हेडिंग लिख लो जल्दी से, मेथड टू फाइंड सॉल्यूशंस। ठीक है, अब ये क्या चीज है, इसको हम पहले क्यों पढ़ रहे हैं आपको सब बताऊंगा, ध्यान से सुनना, समझ में आएगी आपको अच्छे तरीके से। तो बेसिकली इसके अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इस वाले पार्ट में हम सीखेंगे मेथड टू फाइंड सॉल्यूशंस। आज आप सबको पता है कि सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, या नो सॉल्यूशंस होंगे, या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। बेसिकली यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन, ये जो दो चीजें थी ना, इनको सॉल्व करने के लिए कभी नहीं आएगा आपके पास। लेकिन अगर गलती से कभी आ जाएगा तो कैसे करेंगे, मैं आपको सब सिखाऊंगा, उसका आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। मेनली हम जो आज सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं कि कैसे हम इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मैंने आपको बिना ग्राफ बनाए ग्राफ चेक करना सिखाया, अब मैं आपको बिना ग्राफ बनाए सॉल्यूशंस निकालना सिखाऊंगा। वरना ऐसे अगर मुझे ग्राफ बना के सॉल्यूशंस निकालना पड़ा तो मैं तो बहुत लेट हो जाऊंगा। पहले ग्राफ बनाऊंगा, फिर चेक करूंगा कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ रहा है। ग्राफ में अगर हम देखने में थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो सॉल्यूशन तो गलत भी आ सकता है। तो बेसिकली मैं आपको जो मेथड सिखाने वाला हूं वो एल्जेब्रिकल मेथड्स हैं, वो एल्जेब्रिकली मेथड्स हैं, ग्राफिकली मेथड्स नहीं सिखा रहा। ग्राफिकली को मैं इसी एल्जेब्रिकली से रिलेट कर दूंगा बाद में, क्योंकि एल्जेब्रिकली सॉल्यूशंस में ज्यादा एक्यूरेसी होती है एज कंपेयर टू ग्राफिकली। ग्राफिकली के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको पहले एल्जेब्रिकली सिखाऊं ताकि आपको सॉल्यूशंस निकालना पहले आ जाए, ग्राफ पे हमारी डिपेंडेंसी बिल्कुल कम आ जाए। जब हम ग्राफ बनाएंगे ना तो हमें ग्राफ बनने से पहले ही पता रहेगा कि ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, आपको सारी बातें पता होगी। तो बेसिकली हमारे पास टोटल है 3 मेथड्स सॉल्यूशंस निकालने के। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड, substitution method. Number 3 elimination method, and number 4 cross multiplication method. Number 3 cross multiplication method. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब जैसा कि आपको दिख रहा है सामने बोर्ड पे, सोचना है कि कौन सा कटवाया बोर्ड्स ने, भाई कुछ तो कटवाया है इनमें से, याद तो है हमको हल्का फुल्का। तो बोर्ड्स ने 30% सिलेबस जो रिड्यूस हुआ उसमें ये वाला मेथड कटवा दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके अब नहीं आएगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, यानी कि एक्सरसाइज नहीं कटवाई है, सिर्फ मेथड कटवाया है, ध्यान रखना। तो हम इस मेथड को नहीं करेंगे, हमें सिर्फ 2 ही मेथड से करना सीखना है, सब्स्टिट्यूशन से और एलिमिनेशन से। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों मेथड सिखाऊंगा, ध्यान से समझना और उस अकॉर्डिंग मुझे बताना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। पहले हम प्रैक्टिस करेंगे किसकी, सब्स्टिट्यूशन मेथड की, और फिर करेंगे एलिमिनेशन की। तो हम लोग चलते हैं सीधे, ये दिस इज एक्सरसाइज 3.3।
मैंने पहले ही कहा था कि मैं आपको क्वेश्चंस इस चैप्टर को मेरे अकॉर्डिंग करना सिखाऊंगा और हम साथ में एनसीईआरटी भी कवर करते चलेंगे। तो एनसीईआरटी का 3.3 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ध्यान रखना, उसने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला है। तो मैं आपको, इसमें टोटल 6 पार्ट है, मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसके जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो सारे के सारे करवाऊंगा। जरा ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगी बात बहुत अच्छे तरीके से। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की। इन फर्स्ट पार्ट द इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन आपको लिखी हुई है। अब ध्यान से सुनना हम कैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपने शायद ये वर्ड पहले भी कई बार सुना होगा। अगर आप में से कोई स्पोर्ट्स में ज्यादा एक्टिव है तो उसको उसने ये वर्ड सुना होगा। वहां पे सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स बैठे होते हैं। वो करते क्या है, हम वो सपोज कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया तो उसको बाहर आना है तो वो उसकी जगह को सब्स्टिट्यूट करेंगे, उस जगह को कवर करेंगे। हमारे स्कूल के अंदर सब्स्टिट्यूशन लगता है तो होता क्या है, मान लो हमारा कोई जो टीचर हमें पढ़ाता है वो एब्सेंट है तो उसके कोई और टीचर आकर उसकी क्लास को लेता है तो बेसिकली उसकी जगह को कवर करता है, तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में लाकर के उसको पुट करेंगे। जैसे कि यहां पर आपको दे रखा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4, दो इक्वेशन है। मान लो मैं लिखा फ्रॉम इक्वेशन 2, मैं इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकाल रहा हूं, कितने निकल के आएगी 4 प्लस वाई। मैंने क्या किया, y को उधर भेज दिया। x की वैल्यू को निकाला हमने, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, या तो x के निकाल लो या y के निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप किसके निकालते हो। x की निकालकर वैल्यू को आपको पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, आपको इसकी वैल्यू को पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन में। और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो जहां पर भी आपके पास x प्लस वाई लिखा हुआ है उस जगह आप क्या लिखोगे, 4 प्लस वाई। ये तो हो गई x की वैल्यू, जहां x था वहां पे आपने पुट कर दिया 4 प्लस वाई और इक्वल टू में कितना आएगा 14। इस 4 को आप उधर भेज दो तो 2y इक्वल टू निकल के आएगा 10 और y इक्वल टू निकल के आ जाएगा 5। ये आ गई आपके पास इक्वेशन y, और आपके पास y की वैल्यू आ चुकी है। अब अगर आप इस वैल्यू को यहां यूज करते हो इस जगह, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5, तो x की वैल्यू निकल के आएगी 9। आप ये समझ जाओ कि जो आपका सोल्यूशन है वो है 9,5। 9,5 इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं यहां पर कि ये जो आपने सोल्यूशन निकाला है ये कोई और सोल्यूशन नहीं है, ये सोल्यूशन है, ये वो पॉइंट है जहां पर इन दोनों के ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे। अब मुझे कैसे मालूम चला कि इनके ग्राफ इंटरसेक्टिंग बन रहे हैं, a1 अपॉन a2 1 आ रहा है, b1 अपॉन b2 माइनस 1 आ रहा है, तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। तो आप ये समझ सकते हो कि इनका जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग बनेगा। और हम सब जानते हैं कि इंटरसेक्टिंग ग्राफ जो बनता है उस इंटरसेक्टिंग ग्राफ का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम फटाफट निकाल सकते हैं बिना ग्राफ बनाए इस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आई बात समझ में, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें हेल्प करता है उस सॉल्यूशन तक डायरेक्ट पहुंचने में। हमें ग्राफ का वेट करने की जरूरत ही नहीं है, हम दोनों इक्वेशन को इस मेथड से सॉल्व कर देंगे, हम डायरेक्ट उस पॉइंट में पहुंचेंगे जहां पे ग्राफ बनेगा। और मेरी गारंटी है, आप इन दोनों का ग्राफ बनाकर देख लो, वो इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। जब मैं ग्राफ बनाना सिखाऊंगा ना आपको, आप चाहो उस क्वेश्चन को दोबारा क्रॉस चेक कर सकते हो ग्राफ बनाकर। ये मेरी गारंटी है कि ग्राफ इस जगह इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो अपन पढ़ाना छोड़ देंगे। आगे बात समझ में, 100% श्योर है ग्राफ यहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, ये फैक्ट है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड ने आपको क्या सिखाया, डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालना सिखाया। अब जहां सॉल्यूशंस होते ही नहीं है, जहां पे नो सॉल्यूशंस होते हैं, वहां पर हम कैसे निकालेंगे। तो ये सारी बातें, आपके सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगा, आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप लोग एक ट्राई और देखते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। इन क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहा गया द इक्वेशन इज s माइनस टी इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन क्या है, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। तो मुझे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मुझे ये बताना है कि s और t की वैल्यू क्या आएगी। मुझे इनको बेसिकली इनके सॉल्यूशंस निकालने हैं, वो निकालना है, सॉल्यूशन दोनों में कॉमन है। मैंने आपको 10 बार समझाया कि जब भी इक्वेशन ऐसी होगी आपका काम क्या है, सबसे पहले इसको
इजी बनाना, उसको सिंपल करना, तो आप पहले इस पे एलसीएम लोगे, एलसीएम 6 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2s और यहाँ पे हो जाएगा 3t और इक्वल टू में कितना आएगा 6। तो आप कह सकते हो कि 2s प्लस 3t इज इक्वल टू कितना आएगा 36। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन और ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने है। अब मेरी बात समझना जरा आराम से, थोड़ी सी बहुत आसान सी बात है, आपको समझ में आएगी बात बहुत इजीली। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। मैं चाहूं तो वैल्यू यहां से भी निकाल सकता हूं, यहां से भी निकालता हूं, लेकिन मुझे जिस इक्वेशन में इजी लगेगा निकालना मैं वहां से निकालूंगा ना। तो मैंने यहां से निकाला, यहां से s की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहां से वैल्यू आएगी 3 प्लस टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ s। इसको उठाकर मैंने यहां पुट कर दिया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36 आएगा। 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36 आएगा। 5t इक्वल टू आएगा 36 माइनस 6 कितना होता है 36 को आपने उधर भेज दिया तो 5t कितना यहां से t कितना निकल के आ जाएगा, आपने कहा यहां से t निकल के आएगा हमारे पास द वैल्यू ऑफ t इज 30/5 यानी कि t की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 6 निकल के आ रही है। इस वैल्यू को आप यहां यूज कर लो तो s कितना निकल के आएगा 3 प्लस 6 यानी कि s की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 9। दिस इज द वैल्यू ऑफ s। ये s की वैल्यू और ये t की वैल्यू आप कह सकते हो कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो 100% 9,6 पे इंटरसेक्ट करेगा अगर आप s को x एक्सिस पे मानते हो और t को y एक्सिस पे मानते हो तो 100% ग्राफ आपका 9,6 पे इंटरसेक्ट करेगा। अब हम बात करते हैं एक बार और इनमें से, जैसे ये इक्वेशन आपके सामने है, अब इनको सॉल्व आप बड़े आराम से कर सकते हो। मैं इसी इक्वेशन को सॉल्व कर बताऊंगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है तो आपको समझ में आएगी बात बड़े आराम से। ये वाला क्वेश्चन आपको बताऊंगा करके, इन वाली इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको हिंट दूंगा किस तरीके से सॉल्व करना है, जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले आप इस वाली इक्वेशन को देखो, मैं इसको क्यों करा रहा हूं उसका रीजन है बताऊंगा आपको, ज्यादा ध्यान से देखना एक बार। तो आपको इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन इज 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन क्या है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो अब मेरी बात समझना जरा आराम से है ना। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये दो इक्वेशंस मेरे सामने हैं। अगर आप चाहो तो पहले ही क्रॉस चेक कर सकते हो कि ग्राफ कैसा बनेगा। वैसे ग्राफ के लिए फाइट नहीं कर रहे हम, सॉल्यूशंस के लिए फाइट कर रहे हैं और पहले चेक कर सकते हो कि सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे, यूनिक निकलेंगे, इनफाइनाइट निकलेंगे या नो सॉल्यूशन निकलेगा। आपने चेक किया a1 is 3, b1 is 9, 1/3, b2 is -1, b1 is -1, b2 is -3, आंसर इज अगेन 1/3। a1/a2 b1/b2 के इक्वल आ रहा है। ओके, c1/c2 कितना आएगा -3 माइनस यानी कि वो भी आएगा 1/3। यहां पर a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों चीजें इक्वल आ रही है। तो अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि जब तीनों की वैल्यूज इक्वल है, जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल आ रहे हैं तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अगर एक सॉल्यूशन पॉसिबल हो तो हम निकाल सकते हैं, जैसे कि हम बाकी दो एग्जांपल्स में देखकर आए सॉल्यूशन पॉसिबल था, हम निकाल पा रहे थे। यहां पर जब सॉल्यूशंस पॉसिबल ही नहीं है तो ऐसे केस में हम कैसे निकालेंगे, इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा ध्यान से सुनना। आपके पास यहां पर जो सॉल्यूशंस है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, हम नॉर्मल जो मेथड सीखा है उस मेथड से सॉल्व करेंगे, फालतू दिमाग लगाएंगे ही नहीं। मैंने कहा कि देखो फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, मुझे क्लियरली एक बात समझ में आ रही है कि अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालूंगा तो वो आएगी 3x माइनस 3, y को इधर भेज दूंगा और 3 को इधर भेज दूंगा तो आप देख सकते हो कि y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 3x माइनस 3 और इस वैल्यू को उठा करके मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा। और आपने क्या ऑब्जर्व किया कि 9x माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 9, 9x कैंसिल हो जाएगा, 9 इक्वल टू 9 निकल के आएगा। बेसिकली यहां पर वेरिएबल्स ही कट जाएंगे। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब ऐसी इक्वेशन आपके सामने आएगी तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि जो आपके सामने वेरिएबल्स होंगे वो तो कट ही जाएंगे। अगर एक ट्रू कंडीशन आए जैसे कि 9 9 के इक्वल है, अगर ऐसी कंडीशन आए तो लिखना इट इज अ ट्रू कंडीशन, इट इज अ ट्रू कंडीशन। सो equations have infinite solutions, equations have infinite solutions। ध्यान रखना इक्वेशन से कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ध्यान रखना। लेकिन अगर आपके पास इस कंडीशन की जगह एक ऐसी कंडीशन आती 4 इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू -3,
अगर ऐसी कंडीशंस आपके सामने आ रही तो आप बोलोगे इट इज अ फॉल्स कंडीशन, और फॉल्स कंडीशन के अंदर हमेशा सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होते ही नहीं है। नो सॉल्यूशन के केस में जहां सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है वहां पर भी एक्स कट जाएगा या वेरिएबल वाई कट जाएगा और आपके पास एक फॉल्स कंडीशन आएगी। फॉल्स देखकर नो सॉल्यूशन लिख देना, ट्रू कंडीशन देखकर इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिख देना। और इनके एग्जाम में आने के चांसेस बिल्कुल 0% होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी इक्वेशन है, इनको कोई नहीं पूछता। लेकिन उन कंडीशंस को याद रखना, वो कंडीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब चलते हैं हम लोग इस इक्वेशन पे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जरा ध्यान से सुनना, आपको सिखाते हैं क्या सॉल्व करना है इसको। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 लिखा हुआ है। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3 लिखा हुआ है। और इसके आगे है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू कितना लिखा हुआ है, 2.3 लिखा हुआ है। तो मेरी बात समझना जरा आराम से, बहुत ही इजी सी बात है, बहुत अच्छी चीज भी है, ध्यान से सुनना सब, ठीक है। ये दो इक्वेशंस है, हम डेसिमल को देखकर परेशान हो गए ना, और ये बहुत नॉर्मल सी प्रॉब्लम है। हर कोई डेसिमल वैल्यूज को देखकर परेशान हो जाता है बिकॉज उसको लगता है कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ होने वाली है। यहां पर डेसिमल वैल्यूज सब जगह है, तो मैं आपको इसको इजी करके दिखाता हूं। 2x अपॉन 10 आएगा यहाँ पे 3y अपॉन 10 आएगा, और यहाँ पे आएगा 13 अपॉन 10। तो आप बड़े आराम समझ सकते हो कि यहाँ पर जो आपके सामने इक्वेशंस आ रही है वो बहुत ही सिंपल सी आ रही है। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, क्योंकि नीचे 10 10 10 सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपने इक्वेशन को इस तरीके से इजी कर लेना है। सिमिलरली वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। अब बात करते हैं इनको सॉल्व करने की, तो ध्यान से सुनना, दोनों इक्वेशंस बराबर है, कहीं से भी निकालो एक ही बात है। तो मैंने यहां से x की वैल्यू निकाली, 2x इक्वल्स टू आएगा 13 माइनस 3y, और x निकल के आएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब मुझे इस वैल्यू को लेकर के वहां पुट करना है, तो मैं इस वैल्यू को पुट करूंगा वहां पे। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट अपना ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इजी है, वैसे तो कुछ भी टफ नहीं है। 2 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, 13 2 26, माइनस का 6y प्लस का 5y और इक्वल टू में कितना आएगा 23। तो हम कह सकते हैं कि माइनस वाई इक्वल्स टू आएगा 23 माइनस 26 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3 आएगा, और y इक्वल टू 3 निकल जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। इस y की वैल्यू को यहां पुट कर दो तो x कितना निकल के आएगा, 13 माइनस 3 इंटू 3 9 अपॉन में 2 आएगा। तो x की वैल्यू निकल के आएगी 13 माइनस 9 अपॉन 2, दैट विल बी इक्वल टू 4 अपॉन 2, जिसको हम कह सकते हैं 2। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, आप बड़े आराम से तो कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको इसमें। 4 अपॉन 2 कितना हो गया, 2 हो गया, और आपने बड़े आराम से x की वैल्यू निकाल दी। तो इस अकॉर्डिंग कभी आए तो भी आप आराम से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आपको। तो ये मैंने आपको करवा दिया अच्छे से, आप कर सकते हो इसको आराम से। आगे चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है। देखो ये आपको आराम से आ जाएगा, जैसे मैंने आपको ये करवाया था बिल्कुल वैसे ही ये करना है। इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले इजी बनाना है, सॉरी एलसीएम लेकर इजी बनाना है, उसके बाद आप दोनों इक्वेशंस को नॉर्मली सॉल्व कर दो। अब आप सब्स्टिट्यूशन इतनी बार देख चुके हो कि आपको आराम से करना आ गया होगा। बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। इन फिफ्थ पार्ट व्हाट वी हैव, फिफ्थ पार्ट के अंदर रूट को देखकर बच्चे जनरली डर जाते हैं ना कि यार रूट वाले क्वेश्चन हमसे कैसे होंगे। मैंने आपसे हमेशा एक बात बोली कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, आप किस कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन को फेस करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। अब मैं इसका मतलब ये नहीं बोल रहा कि फेक कॉन्फिडेंस, कई बच्चे होते हैं भयंकर कॉन्फिडेंस में रहता है, अरे सब आता है हमको, है ना, और आता तो कुछ ही नहीं है। तो उस अकॉर्डिंग मैं आपसे कह रहा हूं फेक कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, हम लगा सकते हैं। मुझे इतना पता है कि यहां से वैल्यू निकाल के उसमें पुट करनी है, वहां से वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी है। सपोज मैंने वहां से वैल्यू निकाल ली, √3x इज इक्वल्स टू √8y, और यहां से x निकल के आएगा √8y अपॉन √3। ये आ रही है x की वैल्यू। अगर इसको उठा के आप यहां पुट करोगे तो देखो √2 मल्टीप्लाई बाय √8y अपॉन √3 प्लस √3y इक्वल टू में आएगा 0। √2 इंटू √8 कितना होता है, √16। √16 का मतलब कितना होता है 4y, अपॉन में कितना आ रहा है √3 प्लस √3y, और इक्वल टू में कितना आ रहा है 0। 4y प्लस 3y अपॉन में आएगा √3 इक्वल टू में आएगा 0, क्योंकि आपने एलसीएम लिया है, ध्यान रखना। 7y इक्वल टू आएगा 0, और y की वैल्यू निकल के आएगी यहां से 0। द वैल्यू ऑफ y इज 0, y की वैल्यू 0 निकल के आ रही है। अगर आप इस वैल्यू को यहां पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। अब देखो यहां आंसर निकालने के बाद भी कई बच्चे x और y की वैल्यू 0 0 निकाल कर बैठे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसके नो सॉल्यूशन है। बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि इसके सॉल्यूशन कैसे हैं, नो सॉल्यूशन। टोटली रॉन्ग है। वो बच्चे जो ऐसा लिख रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ध्यान रखना।
सॉल्यूशन अगर नो सॉल्यूशन होते तो एक्स और वाई आपको इक्वेशन में दिखते ही नहीं, वो सॉल्व करते करते एक्स और वाई दोनों ही कट जाते। लेकिन एक्स और वाई की वैल्यू निकल कर आई है, इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन है, और आपका जो इन दोनों इक्वेशंस का जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन पर जाकर इंटरसेक्ट करेगा। इसका 0 0 आने का मतलब है कि जो इसका ग्राफ बनेगा उसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ऐसे ओरिजिन है, ध्यान रखना, वो ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये चीज आपको समझानी है जो मैंने आपको बता दी है, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को हल्के मत लेना, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, और नेक्स्ट मेथड है अपना एलिमिनेशन मेथड, एक्सरसाइज 3.4। हमने 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन किया, अब हम 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस मेथड्स के अकॉर्डिंग बांटे हुए हैं, लेकिन हमें मेथड्स को कंबाइन पढ़ना है कि आज हमारे पास 2 मेथड है, दोनों मेथड हमको अच्छे से आने चाहिए। अगर कोई मेरे से पूछे कंपेयर करके बताओ कि कौन सा मेथड ज्यादा इजी है, तो बोलूंगा कि एलिमिनेशन ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मेथड ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन, लेकिन एग्जाम में अगर उसने मेंशन कर दिया किसी क्वेश्चन में कि आपको सब्स्टिट्यूशन से ही करना है, तो फिर इसलिए दोनों मेथड आना जरूरी है, ध्यान रखना। आज आपके सामने दोनों, इस इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनना। एलिमिनेशन मेथड के अंदर आपको सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है कि एलिमिनेशन मेथड क्यों कहते हैं इसको, बिकॉज यहां पर हम लोग एक वेरिएबल को क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। हम यहां पर एक वेरिएबल को क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। अब क्योंकि उसको एलिमिनेट कर देते हैं, बस इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड। और इसी मेथड को हम कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप किसी भी एक वेरिएबल को टारगेट करो, या तो एक्स या वाई, दोनों इक्वेशंस में देख लो किसको टारगेट करना है, जो आपको इजी लगे उसको टारगेट करो। इजी लगने का कोई डेफिनेशन नहीं है, आप किसी को भी टारगेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सपोज मैंने एक्स को टारगेट किया, अगर मैंने दोनों में एक्स को टारगेट किया कि मुझे एक्स को एलिमिनेट करना है, तो मैं सबसे पहले उनके कॉफिशिएंट सेम बनाऊंगा। मेरा सबसे पहला काम क्या है कि मैं उनके कॉफिशिएंट्स को सेम बनाऊंगा, ये मेरा सबसे प्राइम टारगेट होगा। तो एलिमिनेशन में सबसे पहले जिस वेरिएबल को आपने फिक्स किया है उसके कॉफिशिएंट सेम बनाओ, ये पहला काम है। और दूसरा काम है आपको चेक करना है कि उसके जो साइन है, जैसे एक्स का साइन यहां भी प्लस है और यहां पे भी 2x का साइन प्लस है, अगर दोनों के साइन सेम होते हैं, ये सब लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर, अगर दोनों के साइन सेम होंगे तो हम माइनस करेंगे, अगर दोनों के साइन ऐड होंगे, दोनों के साइन डिफरेंट होंगे तो हम, अगर दोनों के साइन डिफरेंट होंगे तो हम उनको ऐड करेंगे। ऐड और माइनस का क्या कॉन्सेप्ट है? जब दोनों के साइन सेम है तो हम दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर दोनों के साइन डिफरेंट होते हैं तो हम उनको ऐड करके एलिमिनेट करेंगे। अभी आपको समझ में आएगी, मैं अच्छे तरीके से आपको समझाता हूं। मैंने एक्स को टारगेट किया, मुझे यहां पर एक्स का कॉफिशिएंट 2 दिख रहा है, यहां पे इसका कॉफिशिएंट 1 दिख रहा है, तो मैंने यहां पे लिखा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। ये 2 इक्वेशंस मेरे पास है। ये 2 इक्वेशंस मेरे पास है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस के अंदर मैंने x को टारगेट किया, तो मैंने कहा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, तो ये कितना हो गया? 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, और उसको भी लिखा है इसके नीचे 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब मुझे ऑब्जर्व करना है कि इन दोनों इक्वेशंस का जो साइन है, जैसे इन दोनों के जो साइन है वो सेम है या डिफरेंट है। आपने कहा इन दोनों के साइन सेम है, तो इक्वेशंस को क्या करेंगे हम लोग? सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त हमेशा इक्वेशन के साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, ध्यान रखना। नीचे वाली इक्वेशन के साइन क्या होंगे? हमेशा चेंज होंगे। सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमेशा साइन चेंज होता है, आपको पता है ये चीज। माइनस लगाने पर अंदर सबके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। ये कैंसिल हो गया, ये हो गया अपने पास 5y, और ये कितना निकल के आ गया अपने पास 6। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 6/5। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ये हमारी y की वैल्यू निकल के आ रही है, ध्यान रखना, ये y की वैल्यू है। और जिस अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया, आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को इसमें? एकदम आसान सा चीज है ना। y की वैल्यू 6/5 निकल के आ रही है। अब इस y की वैल्यू के बाद हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप इस y की वैल्यू को उठाकर इन दोनों इक्वेशन में से कहीं पे भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने y की वैल्यू को उठाया और जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 5, आपने इसमें y की वैल्यू को पुट कर दिया, दैट इज 5/6। चेक कर लो एक बार,
y की वैल्यू 6/5 है, उल्टा लगा दिया हमने, 5/6, 6/5 है, और 5 के ऊपर, तो x कितना निकल के आएगा 5 माइनस 6/5, तो आपका आंसर निकल के आएगा 25 माइनस 6/5, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 19/5। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो आपका सोल्यूशन क्या निकल गया 19/5, 6/5। दिस इज योर आंसर, ये आपका सोल्यूशन है, ध्यान रखना। ये आपका वो पॉइंट है जहां पर दोनों इक्वेशंस के जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट करेंगे। आज ग्राफिकली इस पॉइंट को निकालना आपके लिए इतना आसान नहीं होता, लेकिन आज ये मेथड है, दोनों मेथड्स आपके पास हैं, इसीलिए आप बिना ग्राफ का वेट किए सॉल्यूशंस तुरंत निकाल सकते हो बड़े आराम से। चलते हैं हम आगे वाली इक्वेशंस पे, बात करते हैं इक्वेशन 2 की। अच्छा, इक्वेशन 2 की जगह अगर हम बात करें एक बार कोई ऐसी इक्वेशन, सपोज इक्वेशन 4 की बात करते हैं ना, क्योंकि ये बिल्कुल सेम सी इक्वेशन है, आप बड़े आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है इनमें। हम बात करते हैं फोर्थ इक्वेशन की। तो फोर्थ इक्वेशन में क्या क्या लिखा हुआ है, x/2 प्लस 2y/3 और इक्वल टू में कितना लिखा हुआ है -1। सेकेंड इक्वेशन क्या लिखी हुई है, x माइनस y/2 इक्वल टू 3, x माइनस y/2 इज इक्वल्स टू 3। सबसे पहला काम दोनों इक्वेशंस को इजी बनाना, यानी कि सिंप्लीफाई करना। 6 आएगा, यहां पे हो जाएगा 3x, यहां पे हो जाएगा 4y और इक्वल टू में आएगा 1। हम बोल सकते हैं कि 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 1, ये हमारी इक्वल्स टू 6, सॉरी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। यहां बात करते हैं, यहाँ एलसीएम कितना आएगा, यहाँ एलसीएम आएगा 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, और आप बोल सकते हो यहाँ पे कितना आएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। ये आपकी होगी कौन सी इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन लगाना है। आप लोगों ने डिसाइड किया कि हम y का कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं, वहां पे y कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 4 है। अगर आप में से किसी को यह लग रहा है कि सर यहाँ पे अगर हमें x का करना तो हम कैसे करते हैं, तो x का करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 to the 6 हो जाएगा, ये 2 3 to the 6 हो जाएगा, दोनों कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे ना। लेकिन मल्टीप्लाई करते हो ध्यान रखना, अगर आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से किया तो सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। अभी क्योंकि मैं y का कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4। तो इक्वेशन क्या हो गई है, 4 2 8, 4 2 8 हो गया, 4 इंटू वाई 4y हो गया, 4 6 24 हो गया। ये इक्वेशन एज इट इज आएगी यहाँ पे 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 6। दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, माइनस करना है, आपका टास्क है, आपको चेक करके बताना है। तो जैसे मैंने आपको लिखवाया था उस अकॉर्डिंग आप मुझे बताओगे कि हमें क्या करना है। अगर साइन डिफरेंट होते तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो बिल्कुल वैसे आपको यहां पर भी क्या करना है, क्योंकि इनके साइन डिफरेंट है, ये माइनस का ये प्लस का है, तो आप दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, ऐड करोगे। जैसे आपने दोनों को ऐड किया, नीचे किसी के साइन चेंज नहीं होंगे, ध्यान रखना ऐड के अंदर, और दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे आंसर आएगा आपका 11x और यहां पर आएगा आपके पास कितना 30। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, द वैल्यू ऑफ x इज 30/11। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। आप x की इस वैल्यू को यहां कहीं भी पुट कर दो, सपोज आपने यहां पुट कर दिया तो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 30/11 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 6, 90/11 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 6। एलसीएम लिया आपने 90 प्लस 44y इज इक्वल्स टू 66, और 44y इक्वल टू कितना निकल के आएगा 66 माइनस 90। तो आप कह सकते हो कि 44y इक्वल टू कितना हो जाएगा 66 माइनस 90 का मतलब होता है आपके पास, ये मान लो दिस इज 24 माइनस का। तो यहां से y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, द वैल्यू ऑफ y बिकम्स -24/44। तो आपका आंसर निकल के आएगा y इज इक्वल्स टू -6/11। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ये y की वैल्यू आई है और ये आपके पास x की वैल्यू आई है। ये आपके आंसर ध्यान रखना, लास्ट में आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। सो द सॉल्यूशन इज 30/11 -6/11, 30/11 -6/11। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से अपने सॉल्यूशंस निकालने हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है, ध्यान रखना, एलिमिनेशन मेथड बड़ा आसान है, एकदम सिंपल मेथड।
तो मैं आपको सारे के सारे मेथड सिखा चुका हूं, जो दोनों मेथड्स आपके कोर्स में इस बार आ रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं आ रहा है, इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। और मैंने आपको दोनों के दोनों मेथड सिखा दिए, कौन कौन से मेथड, सब्स्टिट्यूशन भी और एलिमिनेशन भी। अब आपका काम है ये बचे हुए 2 क्वेश्चन आपको घर से करने हैं खुद से, ये दोनों क्वेश्चन, और आप ट्राई करो। नहीं आए तो डाउट सेशन में बिल्कुल डाउट पूछना। आपका डाउट सेशन जब भी होगा बिल्कुल प्रेजेंट रहकर अपने डाउट्स पूछो, बहुत ज्यादा जरूरी है डाउट्स पूछना। तो आप इन दोनों को ट्राई करना, बिकॉज ये काम मिलना बहुत जरूरी है। अब हम लोग आगे चलते हैं, और सबसे पहले इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ्स के बारे में। तो ग्राफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ की एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ग्राफ पे आपका क्वेश्चन आ सकता है ना, मेनली मुझे जहां तक लगता है लीनियर इक्वेशन पे केस स्टडी आने के चांसेस हैं। लीनियर इक्वेशन पे केस स्टडी आएगा, और केस स्टडी एक वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में ग्राफ के साथ मिक्स होकर आएगा। तो हम लोग धीरे 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 सारे के सारे पार्ट्स क्लियर करते जा रहे हैं। तो हम लोग आज ग्राफ वाला पार्ट ही पढ़ेंगे, और ग्राफ वाले पार्ट को इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ और करने की। तो सब मेरे का साथ ध्यान से इस बात पे ध्यान देना सबसे पहले, कि ग्राफ वाले पार्ट में मैं सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए। मैं आपके सामने आज 2 इक्वेशंस लूंगा, और उन 2 इक्वेशंस का आपको ग्राफ बनाकर दिखाऊंगा। ग्राफ बनाना आपके लिए नई बात नहीं है, क्योंकि 9th क्लास हमने सीखा है ग्राफ बनाना, लेकिन वहां पे आपने ग्राफ बनाना सीखा था सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन का। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, जिस कार्टेशियन प्लेन में आप एक लाइन ड्रॉ करते थे वहां पे आपको 2 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और इससे ज्यादा कोई स्पेसिफिक बात नहीं है, ध्यान रखना। तो एग्जाम्पल मैं आपके सामने रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, हम लोग ये पहला एग्जाम्पल लेंगे एनसीईआरटी का ही। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 जो है वो ग्राफ वाली एक्सरसाइज, ध्यान से सुनना। 3.2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फर्स्ट नहीं, आप इसके सबसे पहले मेरे कहने पर जो क्वेश्चन आप उठाएंगे दैट इज, आप लो यहां पर क्वेश्चन सबसे पहले थर्ड इक्वेशन। हम लोग थर्ड इक्वेशन पहले लेंगे, और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हम इसका ग्राफ पहले बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको सबके ग्राफ बनाकर दिखाऊंगा, चिंता मत करना। आप पहले थर्ड वाला ग्राफ देखो, थर्ड वाला ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो थर्ड वाली इक्वेशन क्या है? थर्ड वाली इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये आपको 2 इक्वेशंस दे रखी है ग्राफ की। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे बनेंगे ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आपको जो सिखाया, आपको ये कंडीशन लगाने के पैसे थोड़ी लग रहे हैं अपने, तो अपन कंडीशन लगा के पहले चेक कर सकते हैं। मैंने कहा a1 अपॉन a2 कितना आएगा, 2/4, तो 2/4 कितना होता है? आपने कहा 2/4 होता है हाफ। बात करते हैं 1/-2 की, तो 1/-2 कितना होता है? माइनस का 1/2, प्लस का हाफ और माइनस का हाफ। ये दोनों वैल्यूज कैसी है? अनइक्वल वैल्यूज है। तो आप ये कह सकते हो कि ये दोनों की दोनों जो इक्वेशंस है इनका ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग ग्राफ। और मैंने सबसे पहले इंटरसेक्टिंग ग्राफ इसीलिए लिया है बिकॉज एग्जाम के अंदर 100% अगर क्वेश्चन आएगा तो इंटरसेक्टिंग ग्राफ से आएगा। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इंटरसेक्टिंग ग्राफ का सीखना जरूरी है। फिर भी एज अ सेफर साइड मैं आपको पैरेलल ग्राफ भी बनाकर बताऊंगा और कोइंसिडेंट ग्राफ भी बनाकर बताऊंगा, तो आप बिल्कुल आराम से इस चीजों को सीखना, बड़े आराम से, है ना। सबसे पहले आप इनके नीचे इनकी टेबल्स बनाओ, और उस टेबल के अंदर हम लोग 3 पॉइंट लेंगे, ध्यान रखना 3 पॉइंट्स। हम उस टेबल के अंदर 3 पॉइंट लेंगे, और वो 3 पॉइंट क्या क्या लेंगे आपको अभी सिखा दूंगा मैं थोड़ी सी देर में ही। अब देखो, क्योंकि इसका ग्राफ बन रहा है इंटरसेक्टिंग ग्राफ, हमने पहले ये चेक कर लिया, कंडीशन लगा करके पहले ये चेक कर लिया कि इनका ग्राफ कैसा बन रहा है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बन रहा है। तो इंटरसेक्टिंग ग्राफ अगर बन रहा है तो क्या मैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, जहां ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, क्या उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैं पहले ही निकाल सकता हूं क्या? आपने कहा सर बिल्कुल निकाल सकते हो। आपने अभी हमको 2 मेथड सिखाए थे निकालने के, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा कि आप इन दोनों इक्वेशंस को लेकर के सॉल्व करोगे, और अगर इंटरसेक्टिंग ग्राफ बन रहा होगा उसी केस में आप इन दोनों इक्वेशंस को लेकर के सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के बाद उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को निकाल करके, और निकालोगे कहां पे? रफ पेज पे। अगर उसने बोला है कि सॉल्व दिस इक्वेशंस ग्राफिकली, तो आपकी कॉपी में एक रफ पेज होता है, नहीं हो तो खुद बना लेना, रफ पेज है अपना ये। आपने फटाफट दोनों इक्वेशंस को लिखा, आपने ऑब्जर्व किया कि वहां लिखा हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 6, या लिखा है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूंगा, उस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, या उस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास y के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, होने को तो x के भी सेम हो जाएंगे, लेकिन एक बार उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो कितनी हो जाएगी इक्वेशन? 4x प्लस 2y, और 6 2 कितना होता है? 12 इक्वल टू में कितना आ रहा है? 0। यहां तो कोई दिक्कत, आप चाहो तो 6 को उधर भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 को उधर भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने उधर भेज दिया, मान लो आपने इक्वेशन को जब लिखा उस टाइम में आपने ऐसे ही लिखा था, 6
4। तो यहां पर भी इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास अभी 12, और इस इक्वेशन को लिख दो 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। आपने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, बिकॉज ऐड कर इसलिए कर रहे हैं बिकॉज y के साइन डिफरेंट है। अगर आप दोनों अगर y को टारगेट कर रहे हो तो ऐड कर दो, x को कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट कर दो, बिकॉज दोनों के साइन सेम है। मैंने ऐड कर दिया बिकॉज ऐड करने में कोई साइन चेंज करने नहीं पड़ते। तो ये हो गया 8x और ये हो गया हमारे पास कितना 16। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 2। x की वैल्यू 2 निकल के आ रही है। इस वैल्यू को उठाकर कहीं पुट कर दो, वहां पुट कर दिया आपने। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस y इक्वल टू 6। तो 4 प्लस y इक्वल टू 6 आ रहा है, और y की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, y भी 2 निकल के आ रहा है। इसका मतलब ग्राफ जो होगा वो 2,2 पे इंटरसेक्ट करेगा। तो आप लोग फटाफट से इस इक्वेशन के अंदर x को 2 लोगे तो y भी कितना आएगा 2। ये आपने शो कर दिया। वहां से आपने x को 2 लिया तो y भी कितना निकल के आ रहा है 2 आ रहा है। वो रफ पे करना है, ध्यान रखना। x जो आप 2 लेंगे तो y भी कितना आएगा 2 आएगा। इस पॉइंट को भी आप यहां कहीं बीच में लिख देना, जगह चेंज कर देना बस। आपको पता है कि ये कॉमन पॉइंट है, इसमें भी आएगा उसमें भी आएगा। आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, वेरीफाई कर लेना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आपने x इक्वल टू 2 पुट किया तो 2 2 जा 4, और अब y की वैल्यू निकाल रहे हो, देखते हैं क्या निकल के आती है। तो y की वैल्यू निकल के आ रही है यहां से भी 2, तो आप देख चेक कर सकते हो। यहां चेक कर लो, जब आपने x को 2 लिया तो 4 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 आ रहा है, और यहां से माइनस 2y इक्वल टू आएगा आपके पास माइनस का 4, और y इक्वल टू निकल के आएगा प्लस का 2। तो आप कह सकते हो कि आपके पास जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही आया है। आपने एकदम परफेक्ट पॉइंट्स निकाले, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप ये 2 पॉइंट्स तो फिक्स करके रखो हमेशा। पहला पॉइंट तो आपको ये फिक्स करना है कि जो कॉमन पॉइंट है वो टेबल में आएगा। दूसरा, सेकंड और थर्ड पॉइंट, ये दोनों पॉइंट ही मैं आपके फिक्स कर रहा हूं, ध्यान रखना। और इन दोनों पॉइंट को फिक्स करने का रीजन है, ध्यान से सुनना सब। अगर मैं x इक्वल टू 0 लूंगा, आपको एक बार x को 0 लेना है। 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 6 आएगी। जब आपने x को यहां पर 0 लिया तो 4 इंटू 0 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 आ रहा था, और y की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है माइनस का 2। थर्ड, जब आपने यहां पर y इक्वल टू 0 लिया तो 2x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 6 आ रहा है, और x इक्वल टू 3 निकल के आ रहा है। यहां देखते हैं, यहां आपके पास अगर y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 4x माइनस 0 इक्वल टू 4 आएगा, और आप कह सकते हो कि x की वैल्यू 1 निकल के आई, यानी कि y 0 लोगे तो x 1 आएगा। हमेशा ये 0 वाले पॉइंट आप हमेशा लेंगे, ध्यान रखना। इन पॉइंट्स की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, और ये पॉइंट आपको लेने हैं हमेशा, ठीक है। इससे आपको एक परफेक्ट और बहुत ही सुपर ग्राफ बनेगा। तो बेसिकली ग्राफ जब इंटरसेक्टिंग बनेगा तो मैंने आपके 3 पॉइंट जो आपको लेने हैं तीनों ही फिक्स कर दिए। क्या क्या लेने हैं, पहले 2 पॉइंट, एक बार x को 0 ले लो, एक बार y को 0 ले लो, दोनों पॉइंट निकल जाएंगे। और थर्ड पॉइंट हमेशा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही आएगा। तो आपने उस अकॉर्डिंग इंटरसेक्टिंग पॉइंट को पहले रफ में फाइंड कर लिया, और उसके बाद ये पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए। ये ग्राफ बनाने का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। अब आगे चलते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं इस ग्राफ को। अब ग्राफ के लिए आप लोग सब जानते हो कि हमें ड्रॉ करना पड़ता है कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। रेड का ज्यादा बढ़िया है ना, तो रेड से बनाते हैं। ये अपनी एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई हो गई है, और ये पॉजिटिव वाई हो गई है। ये अपना ओरिजिन हो ही गया, दिस इज ओरिजिन। मार्क किया हमने 1। एक बार टेबल पे नजर मार लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू y की 6 है, और x की वैल्यूज तो वैसे भी 3 तक ही है, तो बड़ा आसान हो गया हमारे लिए। तो थोड़ा खुला खुला ही बना सकता है, ज्यादा खुला बनाने की क्या जरूरत है। 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ग्राफ को इतना प्रॉपर्ली समझाने के पीछे की वजह है, ध्यान से बताऊंगा आपको, सुनना सब ध्यान से अच्छे तरीके से एक बार। अब इस वाले पार्ट के अंदर अगर आप पॉइंट्स को प्लॉट करते हो, पहले इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। इसके पॉइंट्स है 2,2 0,6 और 3,0। 2,2 यहां पे आएगा, 2,2 यहां आएगा इस जगह, ये पॉइंट 2,2 हो गया। इसके बाद 0,6 यानी कि y 0 और x 6 x 0 है और y 6 है,
और फिर 3,0 है, ये एक्स एक्सिस पे आएगा। अगर आपने इनको ज्वाइन किया तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, बिल्कुल बनेगी। दिस इज ए स्ट्रेट लाइन जो बन रही है हमारे सामने, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे चलते हैं। उस पॉइंट में 0,-2, 2,2 और 1,0 है। 0,-2 यहां पे आएगा, इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो बस कलर से तो ड्रॉ करते हैं ना यार, एग्जाम में तो पास नहीं होंगे कलर, बट कोई बात नहीं, अभी है तो कर लेते हैं। 2,2 दोनों में कॉमन है तो डबल सर्कल कर दिया उसको। और 1,0, 1,0 इधर आ गया, बन रही है स्ट्रेट लाइन। एक परफेक्ट ग्राफ आपके सामने बन रहा है। और ये जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया है, इस ग्राफ के अंदर अगर आपको सॉल्यूशन है, आप थोड़ा सा नाटक करने की बारी है ना, सुनना ध्यान से सब, क्योंकि हमने पहले ही निकाला था इंटरसेक्टिंग पॉइंट, पहले तो स्केल लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस। अब क्योंकि दोनों पे सेम है तो लिखना ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ग्राफ आप जानते हो, सब लोगों ने ग्राफ देखा हुआ है। ये जो आपका यहां से यहां तक का ये जो पार्ट है, ये होता है 1 सेंटीमीटर का। ये जो स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है, ये स्क्वायर बॉक्स 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का होता है। तो देखो यहां पर इसने 0 से यहां मार्क किया, फिर यहां से यहां मार्क किया हुआ है। तो बेसिकली इसने 2 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट लिया है। इसने स्केल लिखा नहीं, अगर लिखता तो क्या लिखता, ये लिखता 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, क्योंकि ये 2 स्क्वायर ब्लॉक पे 1 यूनिट ले रहा है, 2-2 के गैप पे बना रहा है। 2-2 का गैप वैसे नहीं आ रहा, 1 2 3 तो कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन आप देखो स्क्वायर ब्लॉक जो है वो 2-2 छोड़ छोड़ के बनाए गए हैं। तो इसलिए 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लिया है इसने। हम लोग अगर वहां पर हमारे वाले ग्राफ के अंदर अगर हम लोग बना रहे हैं और हम लोगों ने मान लो कि एक ही स्क्वायर ब्लॉक छोड़ के बनाया, तो हम लिख रहे हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। आगे बात समझ में, स्केल लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना सब। और स्केल के बाद आपको ग्राफ में साइड में लिखना है, सो द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस इज, या सो द सॉल्यूशन इज, डायरेक्ट लिख दो 2,2, जो दोनों में कॉमन आया उस पॉइंट को ग्राफ पे भी मार्क कर दो 2,2। बस इतना सा लेबल करना आपको, इसके अलावा और ग्राफ में कुछ नहीं चाहिए आपको। इसमें कोई एक नंबर भी नहीं काट सकता आपका, एक छोड़ो 1/4 मार्क्स भी कोई नहीं काट सकता आपके। समझ में आ गई बात, इतना सा बना देना बहुत है। और चाहो तो आप अपनी इक्वेशंस के ऊपर उनकी लाइन लिख सकते हो, जैसे कि यह जो इक्वेशन बन रही है हमारी वो 2x + y = 6 की है, और ये इक्वेशन अपनी 4x - 2y = 4 की है। तो ये हमने इक्वेशंस बना बना के लिख दी, ठीक है। अब हम लोग ये ग्राफ वाला पार्ट तो सीख गए, अब एक बार फिर से चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो आपने थर्ड वाला पार्ट तो कर लिया, अब हम लोग करना है फर्स्ट वाला पार्ट, है ना। फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर x + y = 5, 2x + 2y = 10, 1/2 a1/a2 आ रहा है, b1/b2 भी 1/2 आ रहा है, c1/c2 भी 1/2 आ रहा है। तो बेसिकली इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा, चलो ऐसा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो आपने ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया, पहले तो आपने इक्वेशंस को लिखा। इक्वेशन क्या क्या थी, x + y = 5, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x + 2y = 10। अब यहां पर आपने इसके पॉइंट्स निकाले, ध्यान से देखना, 3 पॉइंट्स निकालने हैं। अब क्योंकि ग्राफ बनेगा को इंसिडेंट ग्राफ, तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसके अंदर सारे के सारे पॉइंट्स क्या बनेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम बनेंगे। आप चाहो तो तीनों पॉइंट्स बिल्कुल दोनों टेबल्स पे सेम डाल सकते हो। आपने x = 0 लिया, तो 0 + y = 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो आप बोल सकते हो कि x 0 y 5 होगा। सेकंड, आपने y = 0 लिया तो x 5 आ गया, तो आप बोल सकते हो when y 0 x 5 आएगा। थर्ड पॉइंट आपने ले लिया, सपोज यहां पर आपने ले लिया x = 2 ले लिया, तो y निकल के आ गया 3, तो आप बोल सकते हो कि x 2 पे y 3 निकल के आएगा। यहां चलते हैं, यहां पर आपने सेम पॉइंट्स लिए when x = 0, तो 0 + 2y = 10, और y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 5। तो आप कह सकते हो जब x 0 होगा y 5 आएगा। जब y को आपने 0 लिया तो x 5 निकल के आ गया, यानी कि y 0 पे x 5 है। और थर्ड पॉइंट जो आपने लिखा था, तो उस पर आपने लिखा when x = 2, तो 2 2 4 + 2y = 10, और y निकल के आएगा यहां से 3, x 2 y 3। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इनको प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर, थोड़ा ध्यान से देखना है ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे। x एक्सिस हो गई -x,
वाई माइनस वाई सॉरी, और ये हो गई अपनी प्लस वाई, ये अपना ओरिजिन हो गया है। 1 2 3 4 5 6 में काम हो जाएगा अपना, है ना। ये हमने मार्क कर दिए सबको अच्छे तरीके से। और हमने टेबल को देखा, पॉइंट्स हैं 0 5 5 0 2 3। एक तो है अपना 5,0, एक है 0,5 और एक है 2,3। बात करते हैं नेक्स्ट। सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट है और सेम पॉइंट है, तो आप इसी जगह डबल एरो मार्क कर दो इस तरीके से। डबल एरो का मतलब हो गया कि आपका जो ग्राफ बन रहा है वो कैसा बन रहा है, को इंसिडेंट बन रहा है। बाकी स्केल आपको पता है क्या लिखनी है, ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। और आपको पता है कि इसमें सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आप बोल सकते हो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बहुत कम चांस होते हैं कि को इंसिडेंट ग्राफ एग्जाम में आता है या पैरेलल ग्राफ एग्जाम में आता है। आगे चलते हैं, इसके बाद देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है। इन नेक्स्ट पार्ट उसने आपको बोला है कि आपके सामने जो ये ग्राफ बन रहा है, आपके सामने जो ये सेकंड पार्ट दे रखा है, आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना था। सेकंड पार्ट के अंदर अगर हम ग्राफ की बात करें तो a1/a2 1/3 आ रहा है, b1/b2 इज ऑल्सो 1/3 एंड c1/c2 इज 1/2। तो इसी इक्वेशन को ले लेते हैं इसका ग्राफ, क्योंकि कैसा बन रहा है, पैरेलल ग्राफ बन रहा है। x माइनस वाई इक्वल टू 8 दे रखा है और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 दिया है। अगर आप इसकी टेबल ड्रॉ करोगे यहां पर, तो आप जानते हो कि ग्राफ बनेगा पैरेलल। आप टेबल ड्रॉ करो बड़े आराम से और पॉइंट्स अपनी इच्छा से कुछ भी ले सकते हो, बिकॉज यहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं निकलेगा। तो वो जो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन लगाकर सॉल्व करने वाला पार्ट था वो सिर्फ इंटरसेक्टिंग ग्राफ में करना है, उसके अलावा और कहीं नहीं करना है, ध्यान रखना। आपने यहां ड्रॉ किया एक्स और वाई, और इस वाले पार्ट के अंदर आपने जब x को 0 लिया तो y आ गया आपका -8। जब आपने y को 0 लिया तो x आ गया 8। आप चाहो तो यहां निकाल कर देख सकते हो, x 0 तो y की वैल्यू -8 आएगी। सेकंड, जब आप y को 0 लोगे तो आपके पास x की वैल्यू 8 निकल कर आएगी। और थर्ड पॉइंट, जब आपने x को लिया 4 तो y निकल के आएगा आपका -4। ठीक है, हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार इस वाले पॉइंट को, इसको ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। अब क्योंकि यहां पर पॉइंट्स जो है बड़े डेसिमल्स के अंदर आ सकते हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग निकालेंगे उसको भी। आपने फर्स्ट पॉइंट में x इज इक्वल्स टू 0 लिया तो -3y इक्वल टू 16 और y इक्वल टू निकल के आएगा -5.3। अब ध्यान रखना कि -5.3 डेसिमल का एक डिजिट तक निकालना पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, व्हेन y इक्वल टू 0 x निकल के आएगा प्लस का 5.3, यानी कि इसके 0 पे आएगा प्लस का 5.3। और थर्ड पॉइंट आपने क्या लिया है, थर्ड पॉइंट आपने लिया व्हेन x इज इक्वल्स टू, आपने ले लिया सपोज, आप ले लो x इज इक्वल्स टू, ले लो आप लोग कुछ भी ले लो, सपोज आपने लिया 2, तो 6 -3y इक्वल टू 16 आएगा, -3y इक्वल टू 10 हो जाएगा और y इक्वल टू निकल के आएगा -3.3। -3.3। आपको इसको प्लॉट करना है, तो सिंपल सा पार्ट है, हमने ड्रॉ किया ग्राफ। आपने मार्क किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको प्लॉट करना है, तो देखा कि पहला जो ग्राफ बन रहा है उसमें 0, -8 यानी कि ये पॉइंट इधर आएगा। y -8 कहां होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पॉइंट यहां आएगा इस जगह। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 8,0, ये पॉइंट इस जगह आएगा। और 4, -4, x 4 है और y -4 है, ये पॉइंट यहां जाएगा इस जगह। चलो ड्रॉ करते हैं नेक्स्ट वाला। इसमें बोला है कि 0, 5.3 है और 2, 3.3 है, -3.3 है ना। ड्रॉ करते हैं इसको।
5.3, तो 5.3 कहां पर आएगा? दिस इज 5 एंड 0.3 इस जगह का, यहां का इस जगह पॉइंट आएगा। माइनस वाला पॉइंट कहां पे आएगा? ये 5 हो गया, और 0.3 यहां कहीं पे आएगा इस जगह, और एक पॉइंट आएगा आपका इसके बाद 2 कॉमा माइनस 3.3, x2 है, ये पॉइंट यहां कहीं आएगा इस जगह। तो वो ग्राफ इस तरीके से बनेगा, और लाइंस कैसी बनेंगी? बिल्कुल पैरेलल बनेंगी। तो ऑब्जर्व कर सकते हो कि ग्राफ कैसा बनेगा, एकदम पैरेलल ग्राफ बनेगा। अब मैंने आपको सारे ग्राफ इसलिए बना के दिखाए कि आपके मन से सारे डाउट निकल जाए कि इंटरसेक्टिंग पैरेलल कोइंसिडेंट कैसा बनता है। सारे ग्राफ मैंने आपको बना के दिखा दिए। ज्यादा चांसेस एग्जाम में आने किसके हैं? इंटरसेक्टिंग ग्राफ के। और इसी बेसिस पर हम आगे वाला क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखना सब लोग। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये है, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है ये। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि इसको आप बनाएं। तो आपने फटाफट से x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। आप चाहो तो इस 1 को भी उधर भेज सकते हो, -1। आपने इसकी टेबल बनानी है और आपको इसकी टेबल भी बनानी है, तो आपने इन टेबल को कंप्लीट कर लिया यहीं पे ही। सबसे पहले जो मैंने आपको सिखाया आप उसी अकॉर्डिंग पॉइंट्स बनाएंगे। सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को लेकर के सॉल्व कर दो रफ में जल्दी से। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया? 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -2। उस इक्वेशन को इसके नीचे लिखा और दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड किया ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, ये आ गया 5x इज इक्वल टू 10 और x कितना निकल के आ गया 2। अगर x 2 है तो आप इसको वहां पुट कर दो, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू -1 माइनस वाई इज इक्वल टू आएगा माइनस का 3 और y इक्वल टू निकल के आ गया 3। तो आप कह सकते हो कि x 2,3 यहां आएगा और 2,3 इधर आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो हम कर ही सकते हैं। अब इसके बाद है, अगर आप इसकी बात करो, आपने कहा कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 लिया आपने तो y कितना निकल के आएगा 1। जब x 0 लिया तो y 1 आएगा, और जब आपने y 0 लिया तो x कितना निकल के आएगा? वो आपके पास -1 निकल के आएगा। जब आपने y 0 लिया ये -1 निकल के आएगा। x इक्वल टू 0 लिया आपने तो y कितना निकल के आएगा? 6 निकल के आएगा। x 0 y 6 हो गया। सेकंड पॉइंट, जब आपने y 0 लिया तो x कितना निकल के आएगा? 4। y 0 पे x 4 निकल के आएगा। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है आप में से किसी को? एनीवन? तो आपने इस तरीके से दोनों के दोनों टेबल्स ड्रॉ कर दी, बड़े आराम से बना दिए। दिस इज अ टेबल ऑफ आवर इक्वेशन। अब इनको प्लॉट करना है हमें, जल्दी से प्लॉट कर लेते हैं, फटाफट से देखना ध्यान से कैसे प्लॉट करना है। कार्टेशियन प्लेन बनाया था पहले, जैसा कि हमको दिख रहा है ज्यादा वैल्यूज बड़ी है नहीं, तो हम लोगों ने वैल्यूज मार्क कर ली 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2,3 0,1 और -1,0 2,3 x2 y3 ये पॉइंट यहां आएगा इस जगह, इसको ब्लैक से ड्रॉ कर देते हैं। 2,3 यहां पे आएगा, ये दोनों में कॉमन है, ध्यान रखना। 0,1 यहां आएगा, और नेक्स्ट क्या है? -1,0 स्ट्रेट लाइन। 0,6 y6 है और ये 0 है। नेक्स्ट इज 2,3 तो तुम्हारा कॉमन पॉइंट हो ही गया है, दिस इज द कॉमन पॉइंट। और 4,0 ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, उसने बोला कि आपको उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्रायंगल वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस कहां पे है, ध्यान से सुनना। एक्स एक्सिस ये हो गई है और ये हमारी लाइंस हो गई है, तो उनके बीच में जो ये एरिया बन रहा है, दिस इज द एरिया जो ट्रायंगल ने कवर किया है एक्स एक्सिस और दोनों लाइंस की हेल्प से। तो हमें इस वाले एरिया को शेड करना है। ये वाला वो ट्रायंगल का एरिया है जो हमसे पूछा गया है, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ये वो एरिया है, ध्यान रखना, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। और इसमें जो हमारे पास वर्टिसेस आ रहे हैं, तो ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है और एक ये वाला वर्टेक्स है। इस वर्टेक्स की वैल्यू कितनी है? 2,3।
इस वर्टेक्स की वैल्यू कितनी है 4,0, इस वर्टेक्स की वैल्यू कितनी है -1,0। तो आप ट्रायंगल के वर्टिसेस को मार्क कर दो ए बी सी, और आप बोलोगे द वर्टेक्स ऑफ ए इज 2,3, वर्टेक्स ऑफ बी इज -1,0 एंड वर्टेक्स ऑफ सी इज 4,0। मुझे इस ट्रायंगल का एरिया भी निकालने के लिए क्वेश्चन आ गया। मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हाफ बेस इनटू हाइट। वी ऑल नो द बेस इज, बेस यहां से लेकर यहां तक ये पूरा का पूरा बेस है। तो बेस की बात करते हैं, यहां से यहां तक 1 यूनिट, 2, 3, 4, 5। ये माइनस में है तो इसको माइनस मत गिन लेना, ये 1 यूनिट है। लेंथ गिन रहे हो आप, 1, 2, 3, 4, 5। द वैल्यू ऑफ बेस इज 5। वैल्यू ऑफ हाइट, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो सीधा। दिस इज द परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया, यहां से एकदम सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। दिस इज द परपेंडिकुलर। ये जो परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू बिल्कुल इसी के कॉरस्पॉन्डिंग सामने जो वैल्यू है इसके इक्वल होगी। अगर ये यहां से यहां तक 3 है तो ये भी 3 होगा, तो हम बोल सकते हैं दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 3। 15/2 आंसर निकल के आएगा 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा आंसर है, ध्यान रखना, स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज आवर आंसर। तो हमें इस तरीके से एरिया भी पूछ सकता है और हमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। अब मैं आपको बिल्कुल ऐसा ही काम दे रहा हूं। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर इसके अंदर उसने पूछा होता कि उस ट्रायंगल का ना बताओ जिसने लाइंस और वाई एक्सिस की हेल्प से बना है, तो आप किस ट्रायंगल का नाम लोगे? आप इस वाले ट्रायंगल को मार्क करोगे, ध्यान रखना, आप मार्क करोगे इस वाले ट्रायंगल को, आप इस वाले ट्रायंगल को मार्क करोगे, ये वाला ट्रायंगल। और इसकी एक वर्टेक्स 2,3 तो कॉमन है, फिर उसमें ये वाली वर्टेक्स आएगी और एक ये वाली वर्टेक्स आएगी। ध्यान रखना, दिस वर्टेक्स इज -1,0, सॉरी दिस वर्टेक्स इज, इस वर्टेक्स की वैल्यू है 0,1 और इस वर्टेक्स की वैल्यू है 0,6। 0,1, 0,6 और 2,3। और फिर इसका एरिया पूछेगा आपसे, बेस तो ये हो जाएगा और एरिया हम यहां, ये हाइट हम यहां से निकालेंगे। दिस इज 2 यूनिट, 2 यूनिट इसकी हाइट होगी। तो आपसे सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है आगे वाले क्वेश्चन में 3.7, अपनी ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। आपके लिए सारे क्वेश्चंस की सॉर्टिंग कर रखी है ढंग से, ताकि जो एक जैसे क्वेश्चन है वो आप एक ही टाइम पर कर पाओ। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को करो और इस क्वेश्चन को देखो। इसमें आपको 2 इक्वेशंस दे रखी है, जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना, ड्रॉ करना, और आपको उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं जो इन दोनों लाइंस और वाई एक्सिस की हेल्प से बना है। वाई एक्सिस अभी देखना सिखाया था मैंने, वाई एक्सिस और दोनों लाइंस, तो आप बड़े आराम से देख सकते हो। जैसे कि आपने इस वाले पार्ट में देखा, ये जो येलो वाला ट्रायंगल है ना, ये जो मैंने येलो शेड किया, ये वही ट्रायंगल है जो वाई एक्सिस और लाइंस की हेल्प से बन रहा है, लेकिन वहां पर लाइन थोड़ी सी अलग आएंगे, तो आपको उस अकॉर्डिंग उसको करना है। तो ये आपको होमवर्क अगर नहीं आया तो डाउट क्लास में जरूर पूछना, ठीक है। सो हम लोगों ने इक्वेशन में जो आज तक का पढ़ा, दैट इज द कंप्लीट पोर्शन। इंट्रोडक्शन आ गया, ग्राफ हो गया, मेथड सीख गए आप। अब हम आगे वाली क्लासेस के अंदर क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, कंडीशन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया है आज, वो सारा का सारा कंप्लीट करना, जो मैंने करवाया उसको भी कंप्लीट करना। अगर आप मेरे साथ बराबर मेहनत करते हो तो आपके मार्क्स आना फिक्स है, कोई रोक ही नहीं सकता है, ध्यान रखना। सो दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, हैव अ गुड डे।